हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 10 जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में आंसर के साथ पढ़ने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि VVI है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप अगर 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को और इन 10 क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। और ये जान लीजिए कि ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है बहुत ही डीपली। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि किसी धातु के परावैद्युतांक का मान कितना होता है। देखिए, ये तो छोटा सा है, लेकिन आगे मैं आपको आंकिक प्रश्न भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल और बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए, किसी धातु के परावैद्युतांक का मान कितना होता है बताइए। तो ये छोटा क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्नों में आता है। तो किसी धातु के परावैद्युतांक का मान जो होता है वो अनंत होता है। ठीक है, समझ में आया। तो आप लोग कह सकते हैं कि किसी धातु के परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। ऐसे दूसरा देखिए, किन्हीं दो वैद्युत द्विध्रुवों के उदाहरण लिखिए। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा उसके कोई दो उदाहरण आपको लिखना है। तो देखिए, एक जो है आपका HCl अणु, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, HCl का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तथा H2O अणु, ये दोनों जो है ये वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है। ठीक है, HCl अणु तथा H2O अणु, ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है जर्मेनियम, निकिल, लोहा तथा सिलिकॉन में अर्धचालक बताइए। यानी कि आपको यहां पर 4 मेटल दिए गए हैं, जर्मेनियम है, निकिल है, लोहा है और सिलिकॉन है। इसमें अर्धचालक कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो देखिए, जो जर्मेनियम है ये एक अर्धचालक है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन ये दोनों जो हैं ये अर्धचालक हैं। यानी कि इन चारों में से जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है ये अर्धचालक है, यानी कि सेमी कंडक्टर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको आगे न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, तो रो जो होता है इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, आप लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर धातु चालकों, ताप बढ़ाने पर धातु चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि ताप बढ़ाने पर धातु चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है, जबकि अर्धचालकों जो हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं, अर्धचालकों का घट जाता है। ठीक है, का घट जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा है। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर धातु चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी कि जो धात्विक चालक होते हैं उनका विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, जबकि जो अर्धचालक होते हैं इनका विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घट जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि धातुओं के लिए ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है और जो अर्धचालक होते हैं इनका विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घट जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। जो फ्यूज होते हैं, लगे होते हैं, फ्यूज तार जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। तो देखिए, वो टिन, SN और PB, ठीक है, SnPb मिश्र धातु से, SnPb मिश्र धातु से। यानी कि जो फ्यूज तार होते हैं वो SN यानी कि टिन, PB लेड यानी कि सीसा, इन दोनों के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। ठीक है, SnPb मिश्र धातु से फ्यूज तार बनाए जाते हैं।
सिक्स क्वेश्चन देखिए, शुष्क मानव शरीर का प्रतिरोध किस कोटि का होता है, यानी कि जो हमारा मानव शरीर है उसका प्रतिरोध लगभग कितना होता है। ये शायद आप लोगों को आंसर इसका ना पता हो, लेकिन जो शुष्क मानव शरीर का प्रतिरोध होता है वो लगभग 10 के पावर 4 ओम होता है। ठीक है, लगभग 10 के पावर 4 ओम होता है। तो शुष्क मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 10 के पावर 4 ओम होता है। तो सिंपल है, ठीक है, इस कोटि का लगभग होता है। ऐसे सातवां देखिए हमारा है, तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, कि तांबे का एक तार है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 × 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर है। इसमें 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। यानी कि तांबे का जो एक तार है उसका क्षेत्रफल 1 × 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर है और इसमें 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। तो तार का धारा घनत्व क्या होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर ए दिया गया है, हमें एरिया दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है 1 × 10 की पावर -7। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 गुणे दिया गया है तो 1 का 10 की पावर -7 से गुणा करेंगे तो 10 की पावर -7 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद में देखिए हमें धारा दी गई है आई कितना दिया गया है, हमें आई दिया गया है 3.6 एम्पियर, 3.6 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है धारा घनत्व, तार में धारा घनत्व। तो धारा घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं जे से, तो जे इक्वल टू हमें नहीं दिया गया है तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे धारा घनत्व जे इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई अपान ए, ये फॉर्मूला होता है धारा घनत्व का। सिंपली समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल आपका आसानी से लग जाएगा। चलिए वैल्यूज रखते हैं, तो जे इक्वल टू हो जाएगा, आई की वैल्यू है 3.6, ए की वैल्यू है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। अब कुछ भी नहीं है, बस ले आइए आप इसे ऊपर। तो देखिए यहां पर हम जे इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए 3.6 आपका ऊपर ऐसे ही रहेगा, इंटू देखिए 10 की पावर -7 है नीचे, ऊपर ले जाएंगे तो ये +7 हो जाएगा। तो 10 की पावर 7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा धारा घनत्व आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है, कैसे। देखिए आई है क्या, ये धारा का मात्रक एम्पियर, ए है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का मात्रक होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन जो है ये भी एक न्यूमेरिकल है। देखिए 450 वाट की एक विद्युत प्रेस 225 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई गई है, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहां पर पावर दी गई है, सामर्थ्य 450 वाट शक्ति। ठीक है, कि एक विद्युत प्रेस है जिसको 225 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो हमें यहां पर दो चीजें दी गई हैं, एक हमें दिया गया है पावर, जिसे हम लोग हिंदी में सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं, ये हमें दिया गया है 450 वाट। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है, एक विद्युत प्रेस 225 वोल्ट, हमें विभवांतर दिया गया है 225। ठीक है, 225 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर R निकालना है। तो सिंपल है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रतिरोध R इक्वल टू होता है V²/P। शायद ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है जहां पर V है विभवांतर, P है पावर यानी कि शक्ति। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, हम R इक्वल टू लिखेंगे, V की वैल्यू कितनी है, देखिए 225, तो 225 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि V² है अपान P की वैल्यू है 450। अब देखिए हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। R इक्वल टू हो जाएगा 225। ठीक है, 225 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 225 गुणे 225। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार 225। ठीक है, सॉरी 225 में लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, 225 में लिख देता हूं 225। ठीक है, अपान 450। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली समझिए, थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना है। देखिए हम ये करेंगे कि 225 का 225 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए 225 का 225 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50,625। ठीक है, ये इतना आ जाएगा हमारा, अपान ये 450 है,
450। ठीक है, अब हम लोग इसको कट करेंगे तो 50,625 को 450 से भाग देंगे तो ये आपका आएगा कितना, चलिए देखते हैं। तो देखिए जब हम 50,625 को 450 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 112.5। देखिए आपको गुणा भाग आना चाहिए सही से, तभी आप लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मेन है कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 112.5 ओम। ठीक है, तो ये हमारा इतना प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लगाना है अपना न्यूमेरिकल। समझ में तो आ गया होगा, सिंपली बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला क्या है, R=V²/P। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस टेस्ला से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है ये टेस्ला से किस प्रकार संबंधित है, इन दोनों का संबंध क्या है। तो देखिए एक गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, यही है इन दोनों के बीच में रिलेशन। बहुत ही सिंपल है, एक गॉस किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। तो यही रिलेशन है चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक गॉस और टेस्ला में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना 10 नंबर देखते हैं, जो कि एक महा न्यूमेरिकल है, एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। चलिए समझते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे चौथे चैप्टर से न्यूमेरिकल गतिमान आवेश और चुंबकत्व से। देखिए न्यूमेरिकल है कि एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 0.30 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान से समझिएगा, पहले न्यूमेरिकल को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पर 4.5 × 10⁻⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है, यानी कि आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। एक बार और न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा क्षण चुंबक है जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.30 टेस्ला के साथ, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की हमें वैल्यू दी गई है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, हमें थीटा की वैल्यू भी दी गई है, पर 4.5 × 10⁻⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है, हमें बल आघूर्ण भी दिया गया है। अब हमें चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण को निकालना है। ठीक है, तो हमें दिया गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें दी गई है B = कितना, 0.30 टेस्ला, 0.30 टेस्ला। ठीक है, सिंपल है, बस समझिए। अब इसके बाद में हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर थीटा दिया गया है 30 डिग्री, तो थीटा लिख देते हैं। जो कुछ दिया गया है उसको पहले आप लोग लिखिए न्यूमेरिकल लगाते समय। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमें दिया गया है जूल 4.5 × 10⁻⁻² जूल का बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से। ठीक है, ये हमें दिया गया है 4.5 × 10⁻⁻² जूल। ठीक है, ये हमें इतना दिया गया है। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यम से, ये हमें निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है वो आप लोग समझिए। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है टाउ = mb sin थीटा, mb sin थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, ये हमारा फॉर्मूला होता है टाउ = ठीक है, टाउ क्या है मैंने अभी आपको बताया, टाउ है बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल आघूर्ण = होता है mb sin थीटा। ठीक है, जहां m आपको पता है क्या है, m है चुंबकीय आघूर्ण, b है चुंबकीय क्षेत्र, sin थीटा। ठीक है, बट हमें क्या निकालना है, m निकालना है, ये हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो हम इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, m = क्या लिख सकते हैं बताइए, टाउ अपान देखिए ये जो b sin थीटा इसके नीचे टाउ के चला जाएगा, तो b sin थीटा, सॉरी b लिख देंगे आगे, sin थीटा लिख देंगे। ठीक है, ये b लिखा है, तो ये यही इसी फार्मूले को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए ये b है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए इसी पर हम वैल्यू रखते हैं। तो m = क्योंकि हमें m निकालना है, टाउ की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए 4.5 × 10⁻⁻²। ठीक है, ये है टाउ की वैल्यू, अपान b की वैल्यू कितनी है, देखिए ऊपर 0.30 टेस्ला। देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं, ये देखिए 0.30 टेस्ला, तो हम यहां पर लिख देंगे 0.30। ठीक है, इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 30 डिग्री, देखिए ये 30 डिग्री दी गई है, तो हम यहां पर साइन थीटा के स्थान पर 30 डिग्री रख देंगे। अब हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बताइए जल्दी, आप लोगों ने पढ़ा होगा आगे, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो हम यहां पर रख देंगे। चूंकि साइन थीटा = 1/2, तो हम यहां पर साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 लिख सकते हैं। तो हमारा m = आ जाएगा, ये आपका 4.5 ऐसे ही रहेगा, गुणे 10⁻⁻² अपान 0.30
इंटू साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, m इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 4.5 गुड़े 10 की पावर -2 है ऊपर, ये ऊपर रहेगा, इंटू ये जो 2 है 1/2, इसमें से 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2 यहां पर आ जाएगा, अपान 0.30 नीचे बचेगा, 0.30। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। m इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये 4.5 गुड़े 2, 4.5 का 2 से गुणा करेंगे तो 4.5 दूना 9। ठीक है, तो 9 गुड़े 10 की पावर -2 अपान 0.30। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए जब आप 9 को 0.30 से काटेंगे तो कितना आएगा, इसको कट कर देते हैं तो आपका आ जाएगा डायरेक्टली 30। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा m इक्वल टू 30 गुड़े 10 के पावर -2। अब 30 कैसे आया वो भी मैं बता देता हूं। देखिए 30 गुड़े 10 के पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे अरे सर आपने न्यूमेरिकल लगा दिया, यहां पर आपने 30 भी लिख दिया, बट कैसे लिखा आपने। देखिए मान लीजिए हम ऊपर 100 से गुणा कर दें, नीचे 100 से गुणा कर दें, तो 9 हो जाएगा 900, क्योंकि 100 से गुणा कर दिया हमने, और ये 0.30 जो होगा ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव हट जाएगा तो ये 30 बचेगा। तो जब आप 900 को 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा, समझ सकते हैं, 30 आएगा। तो वही 30 गुणे 10 के पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आसानी से इस न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप लोग इसको याद रखते हैं, आप इस न्यूमेरिकल को और इस प्रकार के सभी न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। तो आप आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे और कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ गई। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।